हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के शॉर्ट से फॉर्मूलाज जिनको हम एमसीक्यूज एंड वन लाइनर की तरह यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्नेस्ट इक्वेशन के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो नर्नेस्ट इक्वेशन की आपकी जर्नल फॉर्म होती है दैट EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF। ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ C D AB। अब ये क्या है समझो, देखो EMF ऑफ सेल और मैंने लिखा है E नॉट ऑफ सेल। दोनों में फर्क क्या है? E नॉट और E के अंदर ये फर्क होता है कि E नॉट होती है आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जबकि जो E ऑफ सेल होता है इसको भी हम EMF बोलते हैं और इसको भी हम EMF बोलते हैं, लेकिन ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये EMF वो EMF होती है जो आपके पास में नई EMF निकल कर आती है जब आप टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो उस टाइम पे जो आपकी नई EMF निकलती है वो कहलाती है E ऑफ सेल। क्योंकि हमने पढ़ा जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं उस टाइम पर हम टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब वैल्यू की, इन सब जो आपकी क्वांटिटीज हैं इनकी वैल्यूज को हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर आया हमारे पास में R होता है आपका गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर, N होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए होंगे, F होता है आपके पास में फेराडे कांस्टेंट और 1 फेराडे बराबर होता है 96500 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, अब ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम और ऊपर आती है आपके कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे आती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब जब हम क्या कहते हैं, जब हम R की, T की, F की वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास में निकल कर आता है 0.0591। अब ये 0.0591 कैसे निकलता है? आप R की वैल्यू को पुट करोगे, T की वैल्यू को पुट करोगे, F की वैल्यू को पुट करोगे, क्योंकि इन सबकी वैल्यू कांस्टेंट है। ln को जब आप नेचुरल लॉग को यानी आप लॉग में बदलोगे तो तब हम कैसे उसको करेंगे? तो देखो जब भी हम नेचुरल लॉग को लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई। ठीक है, खैर हम तो एमसीक्यू वाले पॉइंट देख रहे हैं तो हमें इस चीज से इतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है। तो यानी कि ये तो होगी आपकी जर्नल फॉर्म और ये निकल कर आती है हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म। जब हम R की, T की, F की और ln को जब हम चेंज करेंगे लॉग में उस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये आता है 0.0591 अपॉन का n। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी आप क्या करोगे, यहां पर देखो ऊपर आती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे आती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास में देखो जैसे कैसे लिखेंगे, मान लिया C की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, तो यहां तो आएगी आपकी कंसंट्रेशन और मान लिया इस C के कितने थे, C मोल्स प्रेजेंट थे, या फिर ये मान लो कि मान लिया इस C के क्या थे आपके पास में 2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे, तो 2 क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी। मान लिया D का आपके पास में क्या था, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन थी और इसके 3 मोल्स प्रेजेंट थे, तो आप यहाँ पे 0.2 मोलर पुट करोगे और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में इस तरीके से हम इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास में आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो अगर आपके पास में कोई भी मेटल प्योर फॉर्म के अंदर है या फिर वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो उसकी कंसंट्रेशन को आप हमेशा क्या रखोगे, 1 मोलर रख दोगे। यानी कि यहां पर जैसे कि अगर मान लिया कॉपर 2 पॉजिटिव था और इससे बन गया आपका कॉपर, यानी प्योर फॉर्म में कॉपर बन गया, तो इसकी कंसंट्रेशन, अगर ये रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट वाली साइड बना है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, आपके पास में मान लिया यहाँ पे जो D बना था ये बना होता है ऐसे प्योर फॉर्म में मेटल, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यहाँ पर 1 हो जाती, और 1 की आपके पास में कुछ भी पावर करोगे तो 1 ही रहने वाला है, यानी हम उसको यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। ठीक है हमारे पास में, इसीलिए हमेशा फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे क्या लिखा होता है, उसके आयंस को ही हम लिखते हैं, कभी भी हम प्योर मेटल या सॉलिड फॉर्म को नहीं लिखते। ठीक है, अब आगे आता है नेक्स्ट फॉर्मूला दैट E नॉट ऑफ सेल बराबर होता है 0.059 अपॉन में n इनटू में log Kc।
लॉग केसी होता है हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब आपके पास रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है, जो आपके पास में ईएमएफ ऑफ सेल होता है वो हो जाता है जीरो और आपके पास में सिर्फ क्या बचता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है फॉर्मूला गिव्स फ्री एनर्जी का। अब देखो अगर डेल्टा जी नॉट लिखा हुआ है तो ये है आपके पास में स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी या फिर गिव्स फ्री एनर्जी इन द फ्री स्टेट, और अगर खाली डेल्टा जी लिखा हो तो वो आपके पास में होता है गिव्स फ्री एनर्जी। जब भी आपने किसी भी क्वांटिटी जिसके ऊपर गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड करती है उसको क्या कर दिया हो, चेंज। तो देखो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का एक तो फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। एफ होगा आपका कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, ई नॉट ऑफ सेल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो वर्क डन होता है ना, यानी जो मैक्सिमम वर्क डन होता है वही होता है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी। लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी और वर्क डन का सिंबल हमेशा क्या होता है, अपोजिट। यानी वर्क डन अगर पॉजिटिव हो रहा है तो गिव्स फ्री एनर्जी का साइन आएगा नेगेटिव। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालने का -2.303 RT इंटू में लॉग केसी, यानी ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में और ये हो गया आपके पास में ई नॉट ऑफ सेल की फॉर्म में। ठीक है, केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद में जब हम यहाँ पर ये इक्वेशंस को देख लेते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास में किससे सॉल्व हुए हैं, इस ऊपर वाली इक्वेशन से, यानी कि नर्नेस्ट इक्वेशन से हमने इसको क्या किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। अब एक फेराडे नाम के साइंटिस्ट थे, एफ फेराडे ने दिया होगा, जो हम एफ वर्ड पढ़ते हैं ना, ये फेराडे कांस्टेंट है, फेराडे ने ही तो दिया था। फेराडे ने काम किया था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और इन्होंने क्या दिया था, हमको दो लॉ दिए थे। एक को हम बोलते हैं फेराडे फर्स्ट लॉ और दूसरे को हम बोलते हैं फेराडे सेकंड लॉ। तो इनमें से क्या होता है, इनसे क्वेश्चन ना इजीली बन जाते हैं अपने पास में। मतलब कि ये समझ के देखो कि इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे। देखो इस हमने सीरीज में ना 3 पॉइंट हमने निकाल रखे हैं। पहला बोलता है कि दैट वर्क डन, यहाँ पे नहीं, वर्क डन नहीं है W, यहाँ पे W का मतलब है कि कितना वेट आपके पास में डिपॉजिट हो रहा है किसी मेटल का। वेट ऑफ मेटल आप यहाँ पर बोलोगे। ठीक है, कितना वेट मेटल का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो वेट और क्यू का मतलब होता है यहाँ पर चार्ज, यानी जितना आप चार्ज सप्लाई करोगे ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपके पास में क्या होगा, किसी भी मेटल की अमाउंट क्या होने वाली है, डिपॉजिट होने वाली है। ठीक है हमारे पास में। सो वेट ऑफ मेटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज के। मतलब जितना ज्यादा आप चार्ज सप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास में, अमाउंट ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड होगी आपके पास में कैथोड के ऊपर। ठीक है। अब जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हो तो यहां पे आपके पास में Z आता है। Z आपका एक कांस्टेंट है यानी कि, और W इज इक्वल टू Z इंटू में क्यों। अब जो ये Z है ना, ये Z बराबर होता है किसके, आपके पास में ये बराबर होता है E बाय में F के। E होता है आपके पास में इक्विवेलेंट वेट और F होता है फेराडे, यानी कितने फेराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई होगी, यूज की होगी। मान लिया कि अगर रिएक्शन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो यानी वहां पर 6 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई होगी, आपकी कंज्यूम हुई होगी या यूज हुई होगी। तो E होता है इक्विवेलेंट वेट और F होता है आपके पास में कितने फेराडे आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। ठीक है हमारे पास में। अब देखो चार्ज हमारे पास में क्या होता है, चार्ज बराबर होता है करंट इंटू में टाइम के, यानी I मल्टीप्लाई में T के। अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, जो भी मान लीजिए सोडियम का निकालना है तो सोडियम का आपके पास में एटॉमिक मास होता है 23। सोडियम के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है, कितना चार्ज दिखाता है, +1। तो जितना भी उसके पास में प्लस या माइनस में चार्ज होता है, आप उसको अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वो क्या निकल कर आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट निकल कर आ जाएगा। मान लिया मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बनाता है 2 पॉजिटिव और एटॉमिक मास या उसका मॉलिक्यूलर मास हम क्या बोलेंगे, 24। अगर एटॉमिक मास होता है जब एक एटम का मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास होता है जब हम एक मोल का मास निकालें। तो मान लिया 24 है आपके पास में, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी उसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकल कर आ जाएगा, 12। ठीक है हमारे पास में। तो ऐसे हम इस यूज को यूज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। सेकंड है फेराडे सेकंड लॉ।
फैराडे सेकंड लॉ बोलता है कि जो भी आपके पास में वेट डिपॉजिट होगा आपके पास में किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो अगर आप दो अलग अलग वेट की वैल्यूज को ले रहे हो तो वो उनके किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट की रेशियो के, यानी W इज इक्वल टू E1 एंड W इज इक्वल टू E2। तो आपको क्या करेगा, कोई भी तीन वैल्यूज दे देगा और चौथी आपको निकालने के लिए वो बोल देगा। यानी वेट डिपॉजिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट के। यहां भी क्या था, वेट डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, वेट डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है हमारे पास में। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है, E का मतलब होता है आपके पास में, अरे यहाँ पे R आएगा, V नहीं आएगा, E इज इक्वल टू R इंटू का I। E होता है आपके पास में EMF, पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको बोलते हैं, वोल्टेज हम बोलते हैं, और वो बराबर होता है R इंटू में I, यानी रेजिस्टेंस इंटू में करंट के बराबर। ओहम्स लॉ है अपना ये। अब रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन में A के बराबर, और दूसरा रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, V अपॉन I के, जो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम आपके पास में, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, C से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस, किसका उल्टा है, रेजिस्टेंस का, इसकी यूनिट होती है ओहम इनवर्स या फिर साइमन हम बोलते हैं। ठीक है, ओहम इनवर्स या फिर साइमन। अब जैसे यहां पर रो का मतलब क्या था, रेजिस्टिविटी, ऐसे ही रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रो का यानी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है खाफा, इसके को हम खाफा बोलते हैं, और इसका असली नाम क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, यानी खाफा का ही नाम होता है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। ठीक है, यानी ये होता है रेजिस्टिविटी और ये क्या होता है आपके पास में, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास में खाफा होता है ये C इंटू C स्टार के भी बराबर होता है। C है यहाँ पर कंडक्टेंस एंड C स्टार है आपके पास में सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बराबर होता है L बाय A, यानी कि जो आपके पास में लेंथ होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा सेल का, उसके लिए तो C स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल कांस्टेंट। इन फॉर्मूलोज को ना डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि भाई किसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है। ठीक है, अब आता है जो आपने इस तरीके से उल्टा आपको V दिख रहा है और M दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस था। ठीक है, सो मोलर कंडक्टिविटी बराबर होती है खाफा मल्टीप्लाई में वॉल्यूम के, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है मोलारिटी का। मोलारिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम मल्टीप्लाई में 1000, अगर ml में है वॉल्यूम तो। अगर मैं कंसंट्रेशन को 1 कर दूं तो यानी नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गया आपके पास में 1 हो गए, तो हमारे पास में डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला था ना, दैट मोलारिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए, नीचे वॉल्यूम आती, ऊपर 1000 में हो जाता, तो इसी को इन्होंने चेंज कर दिया, वॉल्यूम को इधर ले गया, और ये किसके बराबर होगी वॉल्यूम, 1000 अपॉन के m के बराबर, वही उन्होंने वहां पर पुट कर दिया। सो मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, m है वहां पर मोलारिटी। ठीक, ये तो हो गए अपने फॉर्मूलेज। अब जो क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ये, यानी खाफा। खाफा क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो आपके पास में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है डाइल्यूशन पर। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी मान लिया कि आपने क्या लिए, 2 ग्लास लिए या 1 ग्लास पानी लो, उसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब वो देखो अगर मैं उस ग्लास के अंदर से 1-1 चम्मच निकाल लूं तो अब उसके अंदर कुछ चीनी के पार्टिकल्स आएंगे। वहीं अब उस 1 ग्लास पानी के अंदर जिसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी डाली थी उसके अंदर 1 ग्लास पानी और डाल दो आप। अब मैं अगर उस 1 चम्मच चीनी को मतलब 1 चम्मच पानी को उस
में से निकालूंगी, कौन से ग्लास में से, एक ग्लास पानी था, अब मैंने एक बड़ा ग्लास लिया और 2 ग्लास पानी के बराबर उसके अंदर वॉल्यूम ऐड कर दी, ठीक है। तो अब मैं जब बाद में 1 चम्मच पानी उसमें से निकालूंगी तो वहां चीनी के पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, कम होगा, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब बोले, पर मीटर क्यूब बोले, यानी यूनिट स्पेस के अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू क्या करेगी, घट गई। इसी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर, ठीक है। जबकि अगर वो पूछे कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है डाइल्यूशन पे। रीजन, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप एक किसी भी मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो जो उसके अंदर आयंस होती हैं उनके बीच में क्या करता है, डिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। और आयंस के मूवमेंट से क्या होता है, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ती है। तो इसीलिए ही आपके पास में कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है डाइल्यूशन पर, क्योंकि ये डिपेंड करती है होल वॉल्यूम के ऊपर, यानी पूरे के पूरे वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर आपने उसको डाइल्यूट करा तो क्या आपकी कंडक्टेंस बढ़ी है, तो हाँ बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि क्या हो गया, वहां पर आयंस के बीच में साइज मतलब कि दूरी ज्यादा आ गई, तो अब वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, आसानी से क्या कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। फिर 2 ग्राफ पूछे जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक चीज और जो पूछी जाती है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल हम उन सेल्स को बोलते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते या फिर रीयूज नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी सेल हम उन सेल्स को बोलते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होगी, ठीक है। तो इसके जो 2 एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो है एक तो है लेड स्टोरेज सेल और दूसरा है निकल कैडमियम सेल। 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी सेल है ये, लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल। और एक फ्यूल सेल भी होता है जिसकी एफिशिएंसी 70 से 80% होती है, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है तो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो पूछे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, तो फ्यूल सेल की, लेकिन वो कॉस्टली होने की वजह से हम यूज नहीं करते, क्योंकि फ्यूल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इसीलिए वो क्या है हमारे पास बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन कॉस्ट की वजह से हम उसे यूज नहीं करते। तो ऑप्शन में मिल जाए तो आपके पास लेड स्टोरेज सेल भी एक सेकेंडरी सेल है और निकल कैडमियम सेल भी, ठीक है। तो यहीं पर ही हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपके पास में शॉर्ट फॉर्मूलाज थे वो भी हो जाते हैं कंप्लीट।